लोक सेवकों की पदोन्नति के संबंध में मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जो कि 1 जुलाई 2025 को जारी हुआ, जिसमें निर्देश दिए गए कि प्रदेश के जो लोक सेवक हैं, इनके गोपनीय प्रतिवेदनों का समय पर निष्पादन किया जाए। अर्थात लोक सेवकों की जो गोपनीय चरित्रावली है, इन्हें भरवाया जाए और कार्यालय में इनका संधारण समय सीमा में कर लिया जाए। इससे तात्पर्य कि शीघ्र ही प्रदेश में जो लोक सेवक हैं, जो कार्यरत कर्मचारी हैं, इनकी पदोन्नति हो सकती है और जो पदोन्नति है वो आरक्षण के आधार पर होगी। अब यदि हम देखें तो इस आदेश के परिपालन में प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कर्मचारियों के जो गोपनीय प्रतिवेदन है, गोपनीय चरित्रावली है, इसे भरवाकर मांगा गया है। साथ ही अन्य जो दस्तावेज हैं, इनके भी फोल्डर मांगे गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस कर्मचारी के लिए कौन सा गोपनीय चरित्रावली का फॉर्म लागू होगा, साथ ही हमें गोपनीय चरित्रावली के साथ में कौन कौन से दस्तावेज इसमें संलग्न करने होंगे और उच्च पद प्रभार के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। तमाम जो जानकारी है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे विभिन्न जिलों में जो आदेश जारी हुए हैं, इसमें कर्मचारियों के सीआर फॉर्म के साथ में जो गोपनीय प्रतिवेदन है, इसके साथ में अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोपनीय चरित्रावली की, जो कि वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक की तैयार की जाना है कर्मचारियों को। अब जो गोपनीय चरित्रावली का फॉर्म है, विभिन्न लोक सेवकों के लिए अलग अलग होता है, जिसमें प्रारूप 1 से लेकर प्रारूप 4 तक अलग अलग प्रारूप होते हैं, जो कि अन्य संवर्ग के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए लागू होता है। कौन सा प्रारूप किस संवर्ग के कर्मचारी के लिए लागू होगा, इसे भी हम समझेंगे। तो 5 वर्ष के जो गोपनीय चरित्रावली फॉर्म है, जो सीआर फॉर्म है, वो लोक सेवकों को भरना है, जो कि 2017-18 से लेकर 2024-25 तक की तैयार होगी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं फोल्डर की कि कौन कौन से दस्तावेज गोपनीय चरित्रावली के साथ में संलग्न होंगे। तो इसमें जैसे हम देखें तो इसमें सेवा पुस्तिका का जो प्रथम और द्वितीय पृष्ठ होता है, उसकी छाया प्रति संलग्न की जाएगी, जिसमें कार्यभार ग्रहण करने की जो तिथि है वो अंकित हो। सेकंड, जो आपका नियुक्ति आदेश है, इसकी छाया प्रति भी इसमें संलग्न होना है। और जो नियुक्ति आदेश है, इसकी छाया प्रति संलग्न करते समय ध्यान रखें कि स्पष्ट होना चाहिए, जो कि पठनीय हो। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सनिष्ठता प्रमाण पत्र भी इसमें संलग्न होगा। सनिष्ठता प्रमाण पत्र अर्थात जो आपकी प्रतिवेदित अवधि है, इसमें लोक सेवकों पर कोई विभागीय जांच तो नहीं हुई है, कोई निलंबन तो नहीं हुआ है, कोई दंड तो इन्हें नहीं मिला है, लोकायुक्त की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जो सनिष्ठता प्रमाण पत्र है वो भी इसमें संलग्न होगा। साथ ही हम बात करें तो जो हमारे शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज हैं, वो भी इसमें संलग्न करने होते हैं, जिसमें हमारे 10th 12th स्नातक स्नातकोत्तर बीएड डीएड की जो अंक सूची है, वो सभी कुछ आपको इसमें संलग्न करना होगा फोल्डर के साथ में। साथ ही हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक के मामले में प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश संलग्न करें। यदि कोई प्राथमिक शिक्षक है तो प्राथमिक शिक्षक का जो आदेश है वो संलग्न करना होगा, और यदि कोई माध्यमिक शिक्षक है तो माध्यमिक शिक्षक का भी जो आदेश है वो संलग्न होगा। साथ ही जो गोपनीय चरित्रावली होती है, उसे आपको इसमें संलग्न करना होगा। और जो गोपनीय चरित्रावली होती है, इसमें विशेष बात कि आपको हस्तलिखित गोपनीय चरित्रावली जमा करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटराइज जो प्रिंट है वो निकाल लें, कंप्यूटराइज प्रिंट इसमें नहीं चलता है। आपको अपने हाथों से लिखकर हस्तलिखित गोपनीय चरित्रावली जमा करना होता है। और गोपनीय चरित्रावली में मतांकन अंकित किया जाता है। जैसे हम बात करें समीक्षक अधिकारी या प्रतिवेदक अधिकारी, तो इस प्रकार से मतांकन जो है वो इसमें अंकित होता है। किनकी गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदक अधिकारी कौन से होंगे, समीक्षक अधिकारी कौन से होंगे, इसे भी हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा तो जो दस्तावेज हैं वो इसमें संलग्न करने होंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रारूप किस लोक सेवक के लिए भरना होगा। जैसे गोपनीय चरित्रावली के 4 प्रारूप होते हैं, प्रारूप 1 से लेकर प्रारूप 4 तक। अब इसमें यदि हम बात करें तो उप संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, प्रचार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या फिर हाई स्कूल, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक के गोपनीय प्रतिवेदन जो प्रारूप 1 है, इसके अनुसार भरे जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो नवीन शिक्षकी संवर्गीय पदों जैसे प्रधान अध्यापक, माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, इस प्रकार से इसमें जो आप पदनाम देख रहे हैं, इनके लिए प्रारूप 2 में गोपनीय चरित्रावली भरी जाती है।
साथ ही लिपिकी संवर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, इनके लिए प्रारूप 3 में जो गोपनीय प्रतिवेदन है वो भरा जाता है, और भ्रत एवं कार्यालय सहायक के लिए प्रारूप 4 में गोपनीय चरित्रावली भरी जाती है। अब कौन सा प्रारूप, जैसे हम बात करें प्रारूप 1, तो प्रारूप 1 किस प्रकार से होगा इसे हम समझ लेते हैं। जैसे हम देखें तो कुछ इस प्रकार से जो प्रारूप 1 है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप इसे बना भी सकते हैं। हालांकि यदि हम देखें तो मार्केट में सारे प्रारूप उपलब्ध होते हैं, फिर भी यदि आपको मार्केट में ना मिले तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जो प्रारूप हैं, चारों प्रारूप, इनकी डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रारूप 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कर्मचारी की समस्त जानकारी होती है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो प्रारूप 2, जो कि शिक्षा विभाग में मैक्सिमम कर्मचारी भरते हैं। प्रारूप 2 जो कि आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रारूप 2 रहता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी प्रारूप 1, इसके बाद में प्रारूप 2, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रारूप 2 जो कि प्रदेश के मैक्सिमम लोक सेवक भरेंगे। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि जो प्रारूप 2 है इसे किस प्रकार से भरना है त्रुटि रहित। तो आप देख रहे हैं प्रारूप 2, जिसमें लोक सेवक की सामान्य जानकारी होती है। इसके बाद में भाग 2 जो होता है आवेदक के द्वारा ही भरा जाता है। साथ ही यदि हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाता है। अब प्रतिवेदक अधिकारी कौन होगा इसे हम आगे देखेंगे, इस संबंध में आदेश भी जारी हुआ था। सामान्य रूप से यदि हम समझें तो जो प्रतिवेदक अधिकारी है वो संस्था प्रमुख होता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो भाग 4 समीक्षक अधिकारी। समीक्षक अधिकारी इस केस में यदि हम देखें तो संकुल प्रचार होंगे। और भाग 5 यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी। तो भाग 5 जो है स्वीकृतकर्ता अधिकारी, वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से 5 भाग में जो गोपनीय प्रतिवेदन है प्रारूप 2 वो भरा जाता है। साथ ही यदि हम देखें तो प्रारूप 3 जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद में प्रारूप 4 जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। और प्रारूप 3-4 जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम फिर भी प्रयास करेंगे कि इनकी जो डाउनलोड की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि जो प्रारूप 2 है प्रदेश के मैक्सिमम कर्मचारी भरते हैं, तो इसे कैसे भरना है त्रुटि रहित। सबसे पहले हम देख लें प्रारूप 2 जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरना होगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि प्रतिवेदक अधिकारी कौन है, समीक्षक अधिकारी कौन है, इस संबंध में यदि हम देखें तो आदेश जारी किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे हम बात करें माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक की, तो इनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी संस्था प्रमुख होंगे, और जो समीक्षक अधिकारी हैं वो संकुल प्रचार रहेंगे, और स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार इसमें अन्य जो पद नाम है उनके लिए भी दिए गए हैं कि प्रतिवेदक अधिकारी कौन है, समीक्षक अधिकारी कौन है, और स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है। आइए अब हम देख लेते हैं कि जो सीआर फॉर्म है, जो गोपनीय चरित्रावली है, इसे किस प्रकार से हमें त्रुटि रहित भरना है। पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ब्लैंक वाली एक सीआर फॉर्म। इसके बाद में हम देख रहे हैं केवल उदाहरण के लिए एक भरा हुआ जो गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप है, इसे हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम उपनाम सहित, तो यहाँ पर आपको जो भी लोक सेवक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें अपना नाम लिखना है। इसके बाद में पिता ऑब्लिक पति का नाम जो भी हो वो लिख दें। जन्म तिथि जो भी है आपकी वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पद नाम जो है वो लिख दें, और आपकी संस्था का नाम। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद में वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक आपको यहाँ पर भरना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है वर्तमान पद। जैसे हम बात करें वर्तमान पद की, तो हम वर्तमान में हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो कि नवीन शिक्षक संवर्ग में हम शामिल हुए हैं, और इसकी जो तिथि है वो 1/7/2018 है। तो यहाँ पर 1/7/2018 आपको अंकित करना है। इसके बाद में यहाँ पर विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि है। आपकी जो भी प्रथम नियुक्ति तिथि होगी वो आप यहाँ पर अंकित करें। शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 9वां बिंदु, नियोजन का प्रकार। अब चूंकि आपका जो नियोजन का प्रकार इसमें भरना है, जैसे आपकी सीधी भर्ती हुई हो तो यहाँ पर सीधी भर्ती लिख दें। यदि पदोन्नति से आप आए हैं तो आप पदोन्नति कर दें। तो जो भी आपके लिए उपयुक्त है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा।
अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है श्रेणी का, तो आपकी जो भी श्रेणी है, समान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, वो यहाँ पर आपको अंकित करना है। और फिर नीचे अपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और यूनिक आईडी आपको अंकित करना है। इस प्रकार से जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग 2 की, जो कि स्व मूल्यांकन वाला भाग होता है, जिसमें पहला बिंदु होता है कि छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, उसका विवरण आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। तो आपने जो भी प्रयास किया है वो आप यहाँ पर अंकित करें। जैसे हमने पालकों से फोन करके, गृह संपर्क करके और पालक शिक्षक संवाद कार्यशाला आयोजित करके छात्रों को शाला लाने के लिए पालकों को प्रोत्साहित किया, तो हमने वो सब कुछ उल्लेख किया। इसके बाद में द्वितीय बिंदु इसमें दिया गया है लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ्यक्रम है 100% पूर्ण हो चुका था, तो हमने 100% पाठ्यक्रम पूर्ण लिख दिया। तीसरा बिंदु इसमें दिया गया है कि यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उसका विवरण यहाँ पर लिखें। अब चूंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं, जिनका समाधान हम स्वयं करते हैं। तो हमने जो भी समस्या हमें आई उस संबंध में हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसका समाधान हमने कैसे किया। अब चूंकि हमने रेमेडियल क्लासेस का संचालन किया है और इसमें छात्रों को जो कठिनाइयां आ रही थी उन्हें दूर करने का हमने प्रयास किया और छात्रों ने अपना जो लक्ष्य है, अपना जो स्तर है वो बढ़ाया, तो हमने उसका उल्लेख कर दिया। इसके बाद में प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता का विवरण। अब आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका उल्लेख आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है विषयवार, तो हमने इसका उल्लेख किया है। आपने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो वो आप यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं। इसके बाद में अध्यापन हेतु नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। आपने जिन जिन कक्षाओं का अध्यापन कराया है उसमें परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहा, कक्षावार आपको इसमें उल्लेख करना है। छठवां जो बिंदु इसमें दिया गया है कि अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं, आपके द्वारा कोई विशेष कार्य किया गया हो तो आप इस छठवें बिंदु में उल्लेख कर सकते हैं। अब जैसे वर्तमान में यदि हम देखें तो कई सारे कार्य, कई सारे ऑनलाइन कार्य हमें करने होते हैं शाला स्तर पर, जिसमें विभिन्न पोर्टलों पर हम कार्य करते हैं, तो उसका उल्लेख हमने इसमें किया है कि जैसे हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 या फिर यूडाइस प्लस पोर्टल या फिर शिक्षा पोर्टल या फिर जो अन्य पोर्टल होते हैं इनमें कार्य किया है, तो उसका उल्लेख हमने इसमें कर दिया। इस प्रकार से भाग 2 जो स्व मूल्यांकन वाला है वो आपको भरना है, अपने हस्ताक्षर करना है, पदनाम लिखना है और संस्था का नाम लिखना है। अब बात करें भाग 3। भाग 3 मूल्यांकन का होता है जो कि संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। अभी हमने देखा आगे कि जो प्रतिवेदक अधिकारी है वो किसके लिए कौन होंगे, तो हमारे मामले में जो है वो संस्था प्रमुख प्रतिवेदक अधिकारी हैं, तो हमने प्रतिवेदक अधिकारी यहाँ पर लिख भी दिया है संस्था प्रमुख। तो संस्था प्रमुख के द्वारा यहाँ पर जो बिंदु है वो अंकित किए जाएंगे, जिसमें पहला बिंदु कि आवेदक अधिकारी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन में उल्लेखित उपलब्धि के संबंध में सहमति, असहमति की टिप्पणी, असहमति की स्थिति में कारण एवं इस संबंध में किए गए पत्राचार का विवरण। अब जो आवेदक है अर्थात जो लोक सेवक है जिन्होंने भाग 1 और 2 भरा है, उससे यदि आप असहमत हैं तो यहाँ पर असहमत लिखना होगा और उसका कारण बताना होगा, और कारण के साथ में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या पत्राचार किया गया है, उसका विवरण इसमें उल्लेखित करना होगा। और यदि सहमत हैं तो केवल सहमत लिखें और इसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद में सेकंड बिंदु प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता पर टिप्पणी। अब यहाँ पर जो आवेदक है जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस संबंध में आपको टिप्पणी करना है, तो यहाँ पर टिप्पणी इस प्रकार से कर सकते हैं कि विषयवार एवं अन्य प्रशिक्षणों में 100% सहभागिता के साथ उनका शाला स्तर पर क्रियान्वयन किया गया। तीसरा बिंदु व्यक्तित्व एवं व्यवहार, इनका व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा है, तो उत्तम कर सकते हैं या फिर आपको जो उचित लगे उस प्रकार से यहाँ पर आप टिप अंकित कर सकते हैं। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में यहाँ पर उल्लेख करना है, जैसे हमारे मामले में हमारे संस्था प्रमुख ने उल्लेख किया कर्तव्यनिष्ठ एवं सक्षम। पांचवा बिंदु जनता एवं सह पदाधिकारियों से संबंध मधुर एवं मिलनसार अंकित कर सकते हैं। छठवां बिंदु प्रतिवेदन अवधि में दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा, तो यदि कोई दंड हो, कोई निंदा हो तो उल्लेख कर सकते हैं या फिर कोई विशेष प्रशंसा आप यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं, तो यहाँ पर संस्था प्रमुख अपनी जो भी टिप है वो अंकित कर सकते हैं। सातवां बिंदु पदोन्नति ऑब्लिक दक्षता रोध पार करने की उपयुक्तता, तो यहाँ पर उल्लेख करना है कि जैसे हम पदोन्नति के मामले में इसमें जो सीआर फॉर्म है वो भर रहे हैं,
तो पदोन्नति हेतु पात्र। जैसे कई बार क्रमोन्नति के लिए भी सीआर फॉर्म की आवश्यकता होती, तो यहाँ पर क्रमोन्नति हेतु पात्र जो भी आपको उल्लेख करना हो यहाँ पर कर सकते हैं, चूंकि जो सीआर फॉर्म है वो पदोन्नति के मामले में भरी जा रही है, तो पदोन्नति हेतु पात्र। इसके बाद में सनिष्ठता। अब यहाँ पर हम बात करें, सनिष्ठता से तात्पर्य यदि लोक सेवक को किसी प्रकार का दंड दिया गया है या फिर किसी प्रकार की कार्रवाई प्रचलन में है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है। और यदि किसी प्रकार का दंड नहीं है, कोई कार्रवाई प्रचलन में नहीं है, तो यहाँ पर निरंक कर दें। 9वां बिंदु, सामान्य टिप्पणी। अब सामान्य टिप्पणी में आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं कि जो लोक सेवक है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे हैं, वो सभी कुछ आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। जैसे हमारे मामले में लिखा गया है कि कार्य के प्रति लगनशील, दक्ष एवं अनुशासित। तो इस प्रकार से जो भाग 3 है, प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा और साथ में श्रेणी यहाँ पर अंकित की जाएगी। श्रेणी में आप देख सकते हैं कि 5 प्रकार की श्रेणी इसमें दी गई है, तो जो भी श्रेणी उपयुक्त लगे वो यहाँ पर अंकित कर दें। साथ में यहाँ पर हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय का नाम एवं सील लगाना होगा। अब हम बात करते हैं भाग 4 की, जो कि समीक्षक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। हमारे मामले में समीक्षक अधिकारी संकुल प्रचार होंगे, तो इसमें केवल आपको श्रेणी अंकित करना है और डेट फिल करना है जो कि समीक्षक अधिकारी भरेंगे, और यहाँ पर हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय का नाम एवं सील जो है वो अंकित होगी। और भाग 5 जो कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा, और हमारे मामले में जो बीओ है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वो स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। यहाँ पर भी जो श्रेणी है वो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा अंकित की जाएगी, उनके हस्ताक्षर होंगे, पदनाम और कार्यालय की जो सील है वो लगाई जाएगी, साथ ही जो डेट है वो यहाँ पर अंकित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो गोपनीय प्रतिवेदन है वो तैयार होगा। केवल लोक सेवकों को भाग 1 से लेकर भाग 2 तक वो भरना होगा। भाग 3 जो है प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। जैसे हम बात करें, भाग 3 प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। भाग 4 जो है वो समीक्षक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा, और भाग 5 जो है वो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। अब चूंकि पदोन्नति हो रही है, तो पदोन्नति के लिए सहमति पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। अब सहमति पत्र जैसे हम देखें, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें इसका भी फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं पदोन्नति नियम 2025 हेतु सहमति ऑब्लिक असहमति प्रपत्र। अब यहाँ पर लोक सेवक को अपनी सहमति देना होगा, और यदि पदोन्नति नहीं लेना चाह रहे हैं तो अपनी असहमति भी देना होगा इसी पत्र में, जिसमें सामान्य सी जानकारी है, जैसे संभाग का नाम, जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, लोक सेवक का पद नाम, वो सामान्य सी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें वरिष्ठता सूची में जो आपका क्रमांक है वो भी आपको अंकित करना होगा, आपकी संस्था का नाम लिखना होगा, और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप पदोन्नति के लिए सहमति दे रहे हैं या फिर असहमति। यदि सहमति दे रहे हैं तो पहला जो पॉइंट है इसमें राइट का निशान लगाएं और यहाँ पर सहमत लिखें, और यदि असहमति दे रहे हैं तो सेकंड बिंदु में आपको राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर असहमत लिखना है। असहमति के लिए आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025 के लिए असहमति व्यक्त करता हूं एवं कनिष्ठ लोक सेवक के अधीन कार्य करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से हमें जो है वो सहमति देना होगा, और लोक सेवक जो हैं वो अपने हस्ताक्षर करें, अपना नाम लिखें, अपना पदनाम, यूनिक आईडी लिखकर इसे जमा करना होगा। तो इस प्रकार से जो गोपनीय प्रतिवेदन है प्रारूप 2 वो मैक्सिमम कर्मचारी भरेंगे। अन्य जो प्रारूप है इसे हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर लोक सेवक ध्यान रखें कि सभी के लिए हो सकता है कि अलग अलग प्रारूप हो, क्योंकि प्रारूप जो गोपनीय प्रतिवेदन है इनके लिए प्रारूप 1 से लेकर प्रारूप 4 तक जमा किए जाते हैं, और सभी लोक सेवकों के लिए अलग अलग जो प्रारूप है वो जमा होते हैं। तो प्रदेश के समस्त लोक सेवक तैयार रहें, अपना जो गोपनीय प्रतिवेदन है वो तैयार करें, और जो अन्य दस्तावेज हैं इनका फोल्डर बनाकर तैयार करके अपने पास रखें, क्योंकि पदोन्नति की जो कार्रवाई है वो प्रचलन में है, और शीघ्र ही कर्मचारियों की जो पदोन्नति है वो हो सकती है। कभी भी आपसे कार्यालय के द्वारा जो है वो दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।